ओके। तो आपने मेरे से पूछा था अबाउट द वीक न्यूक्लियर फोर्स कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। क्योंकि 11 क्लास है और आपका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि जो ये वाली जो फोर्सेस होती हैं इनकी जो डिटेल है बहुत ज़्यादा वो मास्टर लेवल पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो इस लेवल पे आपने वो चीज़ें पढ़ी नहीं हैं। बट आई विल ट्राई माई हार्ड कि आपको मैं इजी वे में करके समझा दूँ कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है। जो मैंने वीडियो में अपलोड किया था वो बाकी सारी फोर्सेस के कंपैरिजन में करके एक सिंपल वे में बताया था कि फोर्सेस होती क्या हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। सिंपल वे में आप समझो कि जो आप देखते हो कि जो सूरज चमक रहा है, ठीक है, सन जो आपका चमक रहा है, सूरज जो चमक रहा है वो किसकी वजह से चमक रहा है, चमकता हुआ आपको क्यों दिखाई देता है? जो रेडियम एलिमेंट है, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, पोलोनियम है, रेडियम भी चमकता है, पोलोनियम भी चमकता है। ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट आपको चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं, सूरज क्यों जलता हुआ दिखाई देता है, वो सारी रीज़न क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। इन फोर्सेस की वजह से ही रिस्पॉन्सिबल है कि सूरज जलता है। इवन कि हमारी एग्जिस्टेंस भी किस वजह से है? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस से। और अगर ये फोर्सेस ना होती तो शायद ये सूरज कभी जलता नहीं, कोई आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलता ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये चीज़ें सारी कंसर्न में आई कैसे हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, ये बात है कि अगर कोई भी न्यूक्लियस अगर हमारे पास हैवी, अगर ये मेरे पास एटम है, एटम का क्या आता है? न्यूक्लियस। आपको पता है इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें एटम के इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं, इनको कोई भी कंसर्न में नहीं लेना। समझना क्या है, सारा का सारा फोकस किस पे है? न्यूक्लियस पे। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। अब वो कहते हैं कि जैसे कि जो अगर हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, अगर न्यूक्लियस में हमारे पास अगर इसमें जो अगर 83 से ज़्यादा प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, अगर इनकी जो मात्रा है, ठीक है, अगर इनका नंबर 83 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। इट मीन्स कि जो आपका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होना कम हो जाता है, मतलब ये भारी हो जाता है। तभी आपके पास आगे ये सारे प्रोसेस दिखाई देते हैं, शो होते हैं। कौन कौन से? रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रोसेस शुरू होता है, रेडिएशंस निकलती हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? ड्यू टू द हैवी न्यूक्लियस। जब हैवी न्यूक्लियस बन जाता है उस वजह से रेडियो एक्टिविटी होना शुरू होती है। रेडियो एक्टिविटी होती है तो आगे उसकी वजह से क्या होता है? डिके होना शुरू हो जाता है, मतलब वो जो एटम है वो टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डिके होना शुरू हो जाएगा। जब एटम डिके होता है, टूटना शुरू होता है, तो वहाँ से क्या निकलती हैं? रेडिएशंस निकलती हैं। इन्हीं रेडिएशंस को हम एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव प्लांट्स वगैरह होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो एक हैवी न्यूक्लियस वाला करता है। ठीक है, मतलब एक हैवी न्यूक्लियस जो है आपका वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और डिके करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं क्योंकि एक होता है आर्टिफिशियल तरीके से आप डिके कराते हो कि ये जो आपने पढ़ा होगा कि आर्टिफिशियल जो चेन रूल्स वगैरह होती थी साइंस में 10th क्लास में, कि पीछे से हम क्या करते थे? न्यूट्रॉन चेन करते थे, तो ये न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करवानी शुरू कर दी न्यूक्लियस पे, उसने बम्बार्ड किया तो आगे वो डिवाइड होना शुरू हो गया। तो ये सब तो आर्टिफिशियल हो गया। ठीक है, नेचुरल तरीके से ये 1900 में ऑब्जर्व किया गया था, 1900 में, कि जो एटम है वो अपने आप ही क्या है? डिके होना स्टार्ट हो गया, मतलब टूटना शुरू हो गया और उसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनने शुरू हो गए। ठीक है, ये अपने आप ही फ्रेगमेंट्स में टूटना शुरू हो गया। तब उस वक्त ऑब्जर्व हुआ कि जब न्यूक्लियस हैवी हो जाता है तब वो बिखरना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ हार्मफुल रेडिएशंस भी निकलना शुरू हो जाती हैं। वही रेडिएशन कभी आपके पास एक्सरे की फॉर्म में निकलती हैं, ठीक है, कभी गामा रेडिएशंस की फॉर्म में निकलती हैं। तो ये बहुत हैवी मतलब ख़तरनाक रेडिएशंस होती हैं जो निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और ये सब वाला जो रेडियो एक्टिव वाला जो डिके था ना, वो सबसे पहले जो ऑब्जर्व हुआ था वो बीटा डिके के प्रोसेस में हुआ था। तो जो मैंने आपको वीडियो में अपलोड करके बताया था इन केस ऑफ बीटा डिके, तो ये सबसे पहली बार बीटा डिके जब हुआ था तब ऑब्जर्व हुआ था। बीटा डिके का मतलब ये था कि जब आपका कोई भी न्यूक्लियस जो होता है, न्यूट्रॉन वगैरह जब वो चेंज होते हैं तो उसमें एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में चेंज होना या प्रोटॉन का किस में? न्यूट्रॉन में चेंज होना। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या उसका एंटी मैटर जो होता है पॉजिट्रॉन वो इवॉल्व होगा, साथ में निकलेगा। ठीक है, ये तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि मैटर होता है और एक एंटी मैटर होता है। तो सेम तरीके से मतलब जिसका भी हम कहते हैं कि वर्ल्ड में जो भी चीज़ है, एक हमारे पास नॉर्मल ओरिजिनल है और एक एंटी है। जैसे मैटर है तो डार्क मैटर है यूनिवर्स में भी, तो सेम तरीके से ये जो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है तो इसका एक एंटी मैटर होगा। ठीक है, वो उसका क्या होगा? पॉजिट्रॉन होगा।
अगर इसमें नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सेम तरीके से जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो इन दोनों में से कोई एक पार्टिकल निकलेगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो इन दोनों में से कोई एक पार्टिकल यहाँ पे इवॉल्व होगा। तो ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था बीटा डीके के प्रोसेस में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ तक तो ये चीज़ हो गया कि ये बीटा डीके में हमारे पास पता चला कि जब न्यूक्लियस हैवी हो जाता है, मतलब 83 न्यूट्रॉन या प्रोटॉन हो जाते हैं, तब वो अपने आप ही डिके करना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रेडिएशन निकलती है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि अब जो आपने पढ़ा है कि जो एटम्स होते हैं उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। एटम्स के आपने पढ़ा था एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। जब एटम्स को भी आगे जब डिवाइड किया तो पता चला कि उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। वो कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। आई थिंक सो अभी तक क्लासेस में आपने यही पढ़ा होगा कि यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके ये एटम बनते हैं, ठीक है। और एटम से आगे मिलके मॉलिक्यूल बन जाता है, फिर एक पूरी बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है ये भी आगे फर्दर सब एटॉमिक दूसरे पार्टिकल से मिलके बने हैं। वो पार्टिकल्स कौन से होते हैं? क्वार्क्स, ठीक है। वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं? क्वार्क्स होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यही अगर आपके पास सिर्फ बेसिक पार्टिकल्स हैं तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे अलग पार्टिकल्स हैं, म्यूऑन होते हैं, टॉन होते हैं, क्रिप्टॉन्स होते हैं, ठीक है, बेरियॉन्स होते हैं और बहुत सारे, जैसे ये क्वार्क्स हैं, इतने बहुत ज़्यादा। अब अलग क्रिप्टॉन की भी बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है, बेरियॉन्स की भी बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है, म्यूऑन्स की भी बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है। इनके अंडर बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो खैर ये सारा कंसर्न तो बहुत ज़्यादा हाई क्लास में आ जाएगा कि बहुत बड़ी क्लास है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए। तो बस मैं बता रही हूँ कि सिर्फ ये नहीं है, इनके समझ लो आप कजन्स भी हैं, भाई भी हैं, ठीक है, सिस्टर्स भी हैं। मतलब सिर्फ यही फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हैं, और भी बहुत सारे नेचर में फंडामेंटल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी किससे मिलके बने हैं? क्वार्क्स से मिलके बने हैं, ठीक है। अब क्वार्क्स भी हमारे पास कितने किस्म के होते हैं? क्वार्क्स होते हैं हमारे पास 6 किस्म के होते हैं, ठीक है। अब ये 6 किस्में कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क, ठीक है, एक होता है टॉप क्वार्क, ठीक है, और एक होता है ब्यूटी क्वार्क, एक होता है हम चार्म क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, ब्यूटी क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग, ये इस तरह के हमारे पास क्वार्क्स होते हैं, 6 तरह के क्वार्क्स। इन 6 तरह के क्वार्क्स की कॉम्बिनेशन से मिलके न्यूट्रॉन बनता है, प्रोटॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है, म्यूऑन बनता है, टॉन्स की बनते हैं, क्रिप्टॉन्स बनते हैं, बेरियॉन्स बनते हैं, लेप्टॉन्स होते हैं, वो भी बनते हैं। मतलब इन्हीं की कॉम्बिनेशन होती जाएगी और ये वाले पार्टिकल्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि ये जो हमारे पास बनते हैं एटम्स, और ये जो मेरे पास एटम से मिलके बने हैं, तो अगर मैं हम इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं तो इन क्वार्क्स को क्यों नहीं कह देते कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं? बेसिक बात ये है कि ये जो जो क्वार्क्स हैं ये अकेले इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे आप किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, वो किसी और एटम के साथ बॉन्डिंग बना के उसके साथ ट्रांसफ़र हो सकता है। सेम तरीके से प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। बट जो क्वार्क्स होते हैं वो अकेले इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करते कि आप सोचो कि आप क्वार्क को अलग कर दो या ब्यूटी को अलग कर दो या चार्म को अलग कर दो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ये हमेशा एक दूसरे के कॉम्बिनेशन के साथ ही आपको मिलेंगे, इंडिविजुअल अकेली की इनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। इस वजह से इनको फंडामेंटल में नहीं इसलिए कंसिडर किया जाता क्योंकि इनको हमेशा किसी ना किसी के साथ कंबाइन ही होना पड़ता है, ठीक। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अब मैंने आपको ये बता दिया कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, वो क्वार्क से मिलके बने हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जो प्रोटॉन होता है वो हमारे पास 2 अप क्वार्क से मिलके बना होता है, ठीक है, और एक डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो एक डाउन क्वार्क से और 2 डाउन क्वार्क से और एक अप क्वार्क से मिलके बना होता है, ठीक है। ये जब हमारे पास जो क्वार्क्स एक्सचेंज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल करते हैं हमारे पास, वो प्रोड्यूस करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने आगे ये, क्योंकि यहाँ पे हम डिके के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं ये बाकी सारी फोर्स से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, क्योंकि अगर ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है तो उसमें पार्टिकल बदल नहीं जाता,
ठीक है। असल में ये क्या है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो सबसे एक्सेप्शनल फोर्स है या सबसे अलग फोर्स इसलिए है क्योंकि इसमें पार्टिकल एक नया बन जाता है, पार्टिकल इसमें बदल जाता है। अब देखो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थी उसमें पार्टिकल नहीं बदलता है या एक नया पार्टिकल जनरेट नहीं हो जाता, ना ही ग्रेविटेशन फोर्स में, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में, सिर्फ ओनली वीक फोर्सेस होती हैं जिसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में चेंज हो जाता है। जैसे हीलियम किसी और में चेंज हो गया, पोलोनियम किसी और में बन गया, रेडियम किसी और में बन गया, यूरेनियम थोरियम में चेंज हो गया। मतलब इसी तरीके से हमारे पास जो एक पार्टिकल होता है वो दूसरे पार्टिकल में बदल जाता है, ठीक है। तभी ये न्यूक्लियर फोर्सेस, ये सारा रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। अच्छा, क्योंकि 1900 में जो फिजिशिस्ट थे उन्होंने यही सजेस्ट किया कि आप जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, क्योंकि ये क्वार्क से मिलके बने होते हैं, अगर इनके क्वार्क्स आपस में एक्सचेंज कर जाएं तो एक नया पार्टिकल तो बन सकता है। जैसे इसका डाउन क्वार्क नीचे आ गया, इसका अप क्वार्क, इन दोनों ने आपस में चेंज कर लिया कि जैसे एक मेरे पास ये प्रोटॉन दो अप क्वार्क से मिलके बना हुआ है, ये दो डाउन क्वार्क से मिलके बना हुआ है। अगर मुझे यहाँ पे एक अप क्वार्क नीचे आ जाए और एक डाउन क्वार्क ऊपर चला जाए, इधर देखो, अगर मैंने इसको चेंज करना हो तो ये अप क्वार्क समझो नीचे आ गया, ठीक है, ये अप क्वार्क नीचे आ गया, ये डाउन क्वार्क समझो ऊपर चला गया, ये डाउन क्वार्क ऊपर आ गया, ये जो डी मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये अप क्वार्क जो नीचे आया उसको मैं काट देती हूँ, ये डाउन क्वार्क जो ऊपर चला गया तो काट देती हूँ। अब इधर देखो, दो अप क्वार्क है, एक डाउन क्वार्क है, दो डाउन क्वार्क हैं और एक अप क्वार्क है, तो इसका मतलब ये मेरे पास अब पार्टिकल कौन सा बन गया, न्यूट्रॉन, और ये मेरे पास अब पार्टिकल कौन सा बन गया, प्रोटॉन, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने यही कहा कि सिंपली अगर हम क्वार्क्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दें तो नया पार्टिकल तो बन सकता है। और यही चीज़ फिनोमिना होती है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में, रेडियो एक्टिव डिकेज में, कि पार्टिकल नए कैसे बन जाते हैं। वो अपने जो क्वार्क्स होते हैं, ये वाले भी दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं, ये अपने क्वार्क्स को एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक नया पार्टिकल जनरेट हो जाता है, एक नया पार्टिकल बन जाता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इन क्वार्क्स को इधर से इधर लेके कौन जाता है। जैसे अप क्वार्क इधर गया, डाउन क्वार्क इधर आ गया, तो इनको लेके गया कौन, ठीक है। कैरियर इनके कौन सा था, इनका कैरियर कौन था। अगर कैरियर की बात की जाए तो यहाँ पे इस कैरियर की बात किए जा रहे हैं फोर्स, ये कौन सी फोर्स है, दैट इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये इन कैरियर्स को जो हम बोलते हैं, ये जो कैरियर जो काम करते हैं वो फोर्स की तरह काम करते हैं। अब वो कैरियर हैं कौन से, ये जो कैरियर हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, जेड बोसॉन, ठीक है, और होते हैं हमारे पास डब्ल्यू बोसॉन। अब देखो ये जो मैं नए पार्टिकल जो जेड बोसॉन और डब्ल्यू बोसॉन के बारे में बात कर रही हूँ, अगेन ये हाई लेवल आ गया, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा ऐसे ही ऐसे याद करो कि ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, डिफ़िकल्ट नहीं है। ये सारे जो मैं जैसे बोसॉन बोल रही हूँ, जेड बोसॉन या डब्ल्यू बोसॉन, या नीचे क्वार्क्स, या इस पार्टिकल के बारे में बात कर रही हूँ, ये भी जनरल पार्टिकल हैं जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये भी कोई डिफरेंट नहीं है, इनके भाई बहन समझो, ठीक है, इनके ही भाई बहन समझो, कज़न समझो, डिफरेंट नहीं है ये कुछ भी। तो ये भी एक तरह के पार्टिकल होते हैं, आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। अब मैं आपको ये कह रही थी कि इनको इधर से इधर लेके कौन जाता है, इनको इधर से उधर ये जो पार्टिकल्स हैं वो लेके जाते हैं, ठीक है, जेड बोसॉन या डब्ल्यू बोसॉन। अब डब्ल्यू बोसॉन नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली। जो जेड बोसॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि कई बारी फिनोमेना हमारे पास न्यूट्रल में चलना होता है, कई बारी नेगेटिव या पॉजिटिव के फॉर्म में चलना होता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि किस तरह का पार्टिकल बदलने वाला है, ठीक है। तो मतलब ये कैरियर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही चीज़ होती है जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का काम करती है, मतलब पार्टिकल्स को बदल देती है। ये बहुत ही एक्सेप्शनल फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि इसमें एक नया पार्टिकल जनरेट होता है, रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ये एक ऐसी फोर्स है जो बहुत सारे लॉस को वायलेट कर देती है, ठीक है। जो ग्रेविटेशन फोर्स है और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, ठीक है, और एक कौन सी पड़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। ये जो तीनों फोर्सेज है ना, बहुत सारी कंडीशन जो फिजिक्स के लॉज वगैरह है ना, जो जनरल बेसिक, जिसको सब ने मानना ही मानना है, आप यूँ समझो जैसे कुछ रूल्स होते हैं, स्कूल की गाइडलाइंस होती हैं, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे हर स्टूडेंट को माननी ही माननी होती है। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं या कोई एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि भाई उसने वो रूल वायलेट करना ही करना है, मानना ही नहीं। तो उनमें से ये एक आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये एक ऐसी फोर्स है जिसने बहुत सारे लॉ को क्या करना है, वायलेट करना है। अब इसी वजह से ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन में रहती है, ठीक है। अब कैसे वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या क्या है, जैसे पी पैरिटी होती है एक, जिसको हम पैरिटी का रूल बोलते हैं, ठीक है, पैरिटी की सिमेट्री होती है। अब पैरिटी की सिमेट्री मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊँ ना कि पैरिटी सिमेट्री है, ठीक है,
पैरिटी, सिमिट्री। अच्छा, सिमिट्री का मतलब होता है जो प्रॉपर चीज़ है बिल्कुल ना। अगर जो लेफ्ट है मेरा हैंड, अगर मैं शीशे में देखूँ तो बिल्कुल मेरा हाथ दूसरे हाथ से मर्ज हो जाए, मिल जाए, तो उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, सिमिट्रिकल बोल देते हैं ना। जो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी बिल्कुल चीज़ मेरे पास बिल्कुल सही सेम दिखाई दे, उसको हम सिमिट्रिकल बोलते हैं। ठीक, जो छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको कुछ शेप्स वगैरह होते हैं या 3D फिगर्स वगैरह होती हैं, दिखाई जाती हैं, ठीक है। जैसे ये चीज़ बनी हुई है और मेरे पास ये चीज़ बनी हुई है, अगर मैं इसको फ्लिप करके इस पर डालूँ तो एग्जैक्ट सेम मेरे पास शेप बन जाएगी, इसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। अब पैरिटी में सिमेट्री में क्या है कि जो नॉर्मल किसी को अगर मैं बोलूँ ना, नॉर्मल इंसान को कि लेफ्ट और राइट में फ़र्क बताओ, तो वो कहेगा कि ये मेरे पास कौन सी डायरेक्शन आती है, राइट, और उसके अकॉर्डिंग ये वाला चीज़ क्या होगी, लेफ्ट। वो इस चीज़ को क्या कहेगा, अप, और वो इस चीज़ को क्या कहेगा, डाउन, ऐसे ही कहेगा ना। और आप भी ऐसे ही कहते हो, हम भी जनरली लाइफ में ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन एक फिजिशिस्ट इस डायरेक्शन को नहीं मानेगा कि राइट है, ये लेफ्ट है, ये अप है, ये डाउन है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑब्जर्वर जिस एंगल से देखे डायरेक्शन वही है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग नहीं है कि ये वाली डायरेक्शन राइट होगी, ये वाली लेफ्ट होगी, ये वाली अप होगी तो ये वाली डाउन होगी। स्वॉपिंग जो अगर इधर स्वॉप करके आया या इधर स्वॉप किया हमने ऊपर नीचे, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर मुंह अपनी चीज डायरेक्शन हिला देगा तो लेफ्ट और राइट उसके लिए कुछ नहीं रहेगा। जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि ये मेरा ऑब्जर्वर है, उसने अप डायरेक्शन में जाना है, तो वो कह रहे हैं कि अगर ये ऑब्जर्वर है, उसने अप डायरेक्शन में जाना है, अगर मैं इस चीज़ को रोटेट कर दूं, ऐसे बन जाएगी, तो अब ये राइट डायरेक्शन भी तो अप हो गई ना। तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर किस तरह से उस चीज़ को देख रहा है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो फिजिशिस्ट इस चीज़ को नहीं मानते कि राइट है तो लेफ्ट है, अप है तो डाउन है। वो कहते हैं आपका देखने का नज़रिया है। किसी के लिए अगर वो चीज़ अगर मेरे लिए अप है, तो शायद किसी और के लिए अगर मैं अगर इधर से देख रही हूँ इस एंगल से, तो मुझे ये ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर कोई इस एंगल से देख रहा होगा तो उसको क्या दिखाई देगा कि ये किस डायरेक्शन में है, उसके राइट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मतलब देखने का नज़रिया है, वो ये चीज़ कहते हैं। तो पैरिटी में भी हम यही कहते हैं कि बाकी सारी जो फोर्सेस होती हैं वो ये पैरिटी का जो रूल है वो मानती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन सिर्फ जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती, वो वॉयलेट करती हैं इस रूल को। क्योंकि जो हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, ठीक है। वो अपने ही एक्सिस पे क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। जैसे प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं और साथ में क्या करते हैं, स्पिन भी करते हैं अपने एक्सिस पे, ठीक है। तो सेम तरीके से पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं हमारे, वो भी अपने ही पोजीशन पे क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। इनकी जो स्पिन की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से वो इस पैरिटी के रूल को वायलेट कर देता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे रूल हैं जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस वायलेट कर देता है, ख़त्म कर देता है। इस वजह से ये बहुत एक्सेप्शनल फोर्स है। तो मेन इस वीक न्यूक्लियर फोर्स का भी ये याद रखना कि ये एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और बाकी कोई नेचर में ऐसी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती जो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदल दे। ऐसी कोई भी नेचर की दूसरी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ यही वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है। इसी वजह से, क्योंकि सन में आपके पास कौन सी, मैंने कहा ना सन जल रहा होता है, तो सन जो जल रहा होता है वो जलता हुआ या जगता हुआ क्यों दिखाई देता है, या रेडियम या पोलोनियम या और भी दूसरे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो हैवी न्यूक्लियस हैं, वो हमें ऐसे क्यों दिखाई देते हैं, जलते हुए, जगते हुए, चमकते हुए। तो उसका रीज़न यही है कि उनमें क्या हो जाता है, आपने पढ़ा हुआ सूरज में न्यूक्लियर फिशन होती है या न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। फिशन में क्या होता है, जो पार्टिकल जो होता है हमारे पास, जैसे यूरेनियम है या थोरियम है, वो क्या होता है, सब दूसरे एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड हो रहा होता है, मतलब टूट रहा होता है, फिशन हो रही होती है। और फ्यूजन में क्या होता है, वो जुड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, रेडिएशन निकलता है और हमें वो दिखाई देता है, सूरज जलता हुआ या कोई दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वो सब किस चीज़ की वजह से है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से। अगर ये यूनिवर्स में एग्जिस्ट ना करती तो आपके पास रोशनी वाली ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करनी थी, क्योंकि जो सूरज आपका मेन सोर्स है एनर्जी का, वो एग्जिस्ट ही नहीं करना था, ठीक है। अगर अब कुछ डाउट वगैरह लगेगा, इस चीज़ को आप ध्यान से देखना, जो मैंने आपको बताया है, सिंपल रेडियो एक्टिव डिके जो होता है। और बाकी जिस तरह जो हैवी जो नेचुरली जो एग्जिस्ट करते हैं ना, वो हैवी न्यूक्लियस करते हैं। अगर आप एटॉमिक टेबल देखो, उसमें जो आपके पास आगे जितनी बड़ी बड़ी सीरीज़ होती जाती है, जितने एटम हैवी होते चले जाते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर उतना बढ़ता चला जाता है, मतलब वहाँ पे आपके जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, न्यूट्रॉन का नंबर इंक्रीज़ होता जा रहा है, उनका न्यूक्लियस हैवी होता जा रहा है, 83 से ज़्यादा उसमें होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आगे जो हमारे पास हायर एटॉमिक वाले जो होते हैं, जैसे यूरेनियम है, तो थोरियम है, पोलोनियम है, रेडियम है, ठीक है, लैंथेनाइड की सीरीज़ है, एक्टिनाइड की सीरीज़ है, ये सारे क्या है हमारे पास
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये अपने आप नेचुरली ही इन्होंने रेडियो एक्टिविटी शो की है। अब तो बहुत सारे आर्टिफिशियल सिस्टम बने हुए हैं जिसमें हम आर्टिफिशियली, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जब होती है तो बहुत सारी रेडिएशन निकलती है, और आजकल की जो वर्ल्ड है उसका डिमांड ही क्या है, रेडिएशन, मतलब एनर्जी चाहिए, एनर्जी का सोर्स चाहिए, ठीक है। तो एक सोर्स तो उन्हें ये भी मिल गया, इसलिए वो आर्टिफिशियल बॉम्बार्डमेंट कराते हैं। और लाइटर न्यूक्लियाई के भी वो क्या कर देते हैं, क्योंकि लाइटर न्यूक्लियाई अपने आप जो है वो स्प्लिट नहीं होगी, अपने आप वो डिके प्रोसेस नहीं शुरू होगी। लाइटर न्यूक्लियाई कहने का मतलब है जिसमें हैवी न्यूक्लियस जिसका नहीं होगा, ठीक है, वो अपने आप डिके नहीं शो करेगा। अगर आप एक्सटर्नल कुछ फोर्स लगा के या एक्सटर्नल बोmbardमेंट कराओगे तब वो करेगा, मतलब जो कि आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है।